हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 19 के रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए पहला टॉपिक यहाँ पर रिवाइज करते हैं, वो है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। देखिए, जो मैमल्स होते हैं उनमें जो यूरिन होता है उस यूरिन को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी पाई जाती है। अब देखिए, जो हेनले का लूप होता है और जो वासा रेक्टा होती है वह यूरिन को कंसंट्रेट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले करती है। देखिए, हेनले की जो टू लिम्ब्स होती है, मतलब कि जो डिसेंडिंग लिम्ब और जो असेंडिंग लिम्ब होती है, उसमें जो फ्लो होने वाला फिल्ट्रेट होता है वह अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, जिससे कि वहाँ पर एक काउंटर करंट का फॉर्मेशन होता है। वैसा रेक्टा में भी टू लिम्ब्स होती हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो उसमें जो टू लिम्ब्स पाई जाती है उनमें ब्लड का फ्लो होता है और यह ब्लड का फ्लो भी वहाँ पर इसी प्रकार का एक काउंटर करंट पैटर्न वहाँ पर डेवलप करता है। अब एक्चुअल होता है क्या है कि जो हेनले का लूप है और जो वासा रेक्टा है उनके बीच में प्रॉक्सिमिटी पाई जाती है, मतलब कि निकटता पाई जाती है। इसके साथ साथ ही उन दोनों में काउंटर करंट भी होता है। तो इन दोनों की प्रॉक्सिमिटी और काउंटर करंट इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ओर बढ़ती हुई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने में यहाँ पर सहायता करता है। बढ़ती हुई ऑस्मोलैरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि कॉर्टेक्स रीजन में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी होती है, जबकि यह धीरे धीरे बढ़कर इनर मेड्यूला में 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर के लगभग हो जाती है। और यह जो ग्रेडियंट हम देख रहे हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मुख्य रूप से NaCl और यूरिया के कारण यहाँ पर बनता है। अब हम देखते हैं कि जो हेनले के लूप की असेंडिंग लिम्ब होती है, उस असेंडिंग लिम्ब से यहाँ पर ये वाली जो लिम्ब हम देख रहे हैं ये असेंडिंग लिम्ब है ना। ये जो असेंडिंग लिम्ब होती है यह इस हेनले के लूप के असेंडिंग लिम्ब से जो NaCl होता है वह NaCl यहाँ पर जो हमारा मेड्युलरी इंटरस्टिशियम है उसके अंदर यहाँ रिलीज़ कर दिया जाता है। और यह NaCl ये जो वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब है इसके द्वारा यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और यही NaCl जो होता है फिर आगे चलकर वासा रेक्टा की ये वाली जो असेंडिंग लिम्ब होती है इसमें पहुंच जाता है। और वासा रेक्टा की इस असेंडिंग लिम्ब के द्वारा यह NaCl वापस से इंटरस्टिशियम के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या होता है कि जो यूरिया का एक स्मॉल अमाउंट है, तो हेनले के लूप की जो असेंडिंग लिम्ब होती है, हम बताते हैं आपको, ये हेनले का लूप की असेंडिंग लिम्ब है। इस असेंडिंग लिम्ब का ये जो थिन पोर्शन होता है, यह थिन पोर्शन यूरिया के स्मॉल अमाउंट को यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है। और यही यूरिया का अमाउंट आगे चलकर DCT से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है और यह कलेक्टिंग डक्ट यूरिया को वापस से इंटरस्टिशियम में ट्रांसपोर्ट कर देती है। ठीक है, तो सब्सटेंसेस का ये जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यह ट्रांसपोर्ट हेनले के लूप और वासा रेक्टा के एक स्पेशल अरेंजमेंट के कारण यहाँ पर होता है। इस मैकेनिज्म को ही हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। अब इस मैकेनिज्म में एक्चुअल क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे हेनले के लूप की यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब होती है, मतलब कि ये वाली जो डिसेंडिंग लिम्ब है, हमने कहा था कि यह वाटर के लिए परमिएबल होती है। ठीक है, यह किसके लिए परमिएबल होती है? वाटर के लिए परमिएबल होती है।
पर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होती है। तो यह वाटर के लिए परमिएबल होती है, तो इसके पास में पाए जाने वाली वासा रेक्टा की जो असेंडिंग लिम्ब होती है वह इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती, मतलब कि रीएब्जॉर्प्शन का यहाँ पर काम हो जाता है। तो यूरिन जो है वह कंसनट्रेट होकर नीचे की ओर आ जाता है। अब क्या होता है कि वही यूरिन जो है वह ऊपर की ओर जब जाता है, ये असेंडिंग लिम्ब है हेनले के लूप की, जब ये यूरिन ऊपर की ओर जाता है तो इसके पास में ये वाली वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब होती है। तो वासा रेक्टा की ये डिसेंडिंग लिम्ब क्या करती है, इस हेनले के लूप के असेंडिंग लिम्ब से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन इलेक्ट्रोलाइट्स को यहाँ पर रीअब्जॉर्ब कर लेती है। हम जानते हैं कि जो हेनले के लूप की असेंडिंग लिम्ब होती है वह इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होती है और वाटर के लिए परमिएबल नहीं होती, तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वह हेनले के लूप की डिसेंडिंग लिम्ब से वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब के द्वारा किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि जो आपके जितने भी यहाँ पर NaCl और ये होते हैं इनका रीएब्जॉर्प्शन हेनले के लूप की असेंडिंग लिम्ब से वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, अब बचा हुआ जो वाटर होता है वह बचा हुआ वाटर और थोड़ा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वह इस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि फिर जो हमारा यूरिन होता है वह यूरिन धीरे धीरे यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाता है और कंसंट्रेट होकर कहाँ भेज दिया जाता है, यह जो कलेक्टिंग डक्ट हमें दिखाई दे रही है इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भेज दिया जाता है। अब इस यूरिन में जितना भी और वाटर यहाँ पर प्रेजेंट होता है उस वाटर को इस कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा भी क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इंटरस्टिशियम में भेज दिया जाता है, जिससे कि यूरिन और ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है और यूरिया का कुछ अमाउंट भी ये कलेक्टिंग डक्ट इंटरस्टिशियम में भेज देती है। तो इस तरीके से जो हमारा जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है उस फिल्ट्रेट में जितना वाटर होता है धीरे धीरे कलेक्टिंग ट्यूब तक आते आते वह सारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और यूरिन जो है वह कंसंट्रेट होता चला जाता है। ठीक है, तो यह प्रोसेस थी हमारे यूरिन के कंसंट्रेशन की मैकेनिज्म। अब हम आगे चलते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है। देखिए, जो किडनी की फंक्शनिंग होती है वह यहाँ पर एक हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा रेगुलेट और मॉनिटर की जाती है। इसमें हाइपोथैलेमस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस और कुछ पार्ट में हार्ट भी शामिल होता है। अब देखिए, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो वो ऑस्मो रिसेप्टर जैसे ही हमारे ब्लड के वॉल्यूम, बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस आता है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी में है यह एक्टिवेट हो जाते हैं। अब मान लीजिए जैसे ही हमारी बॉडी से फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस होता है ना, तो यह ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे कि हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफाइसिस से एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब कि ADH, जिसे हम वैसोप्रेसनिन के नाम से भी जानते हैं, उसको रिलीज कर देता है। अब ये जो ADH होता है यह क्या करता है कि जो ट्यूब्यूल्स होती है ना, जो रीनल ट्यूब्यूल है उसके जो लेटर पार्ट्स होते हैं मतलब पीछे के जो भाग होते हैं उनसे वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को वहाँ पर स्टार्ट कर देता है, जिससे कि डायूरेसिस को रोका जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम वापस से इंक्रीज होता है ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑफ हो सकते हैं
और वहाँ पर एडीएच का जो रिलीज़ होता है वो सप्रेस हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है, बंद हो जाता है। एडीएच क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स पर एक कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट डालते हैं, मतलब ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़ते हैं, जिससे कि किडनी के फंक्शंस भी प्रभावित होते हैं। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स पर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, जिससे कि जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में भी यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस की। देखिए, जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो में यहाँ पर फॉल आता है, मतलब गिरावट आती है, उसी से जो जेजी सेल्स होती हैं वह एक्टिवेट हो जाती हैं, और जैसे ही जेजी सेल एक्टिवेट होती हैं वह रेनिन को रिलीज़ करती है। अब यह रेनिन ब्लड में पाए जाने वाले एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 और आगे चलकर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है वह बहुत पावरफुल वासो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। इससे क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर है वह बढ़ जाता है और उससे जीएफआर भी बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ कर देता है। एल्डोस्टेरॉन यहाँ पर ट्यूब्यूल के डिस्टल पार्ट्स से सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, और यह साथ ही ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता है। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो सामान्य सी बात है, जीएफआर भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हार्ट के एट्रिया में जैसे ही ब्लड फ्लो में इंक्रीमेंट होता है, वह एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर एएनएफ को रिलीज़ करता है। अब एएनएफ क्या है? एक वासोडाइलेशन होता है। वासोडाइलेशन करता है मतलब कि यह ब्लड वेसल्स को फैला देता है, और जैसे ही ब्लड वेसल्स फैलती है ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, वह है मिक्चुरेशन। ठीक है, मिक्चुरेशन की हम बात करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, उन नेफ्रॉन्स के द्वारा बनने वाला जो यूरिन होता है वो अल्टीमेटली कहाँ ले जाया जाता है? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर ले जाया जाता है, और वहाँ पर ये स्टोर करके रखा जाता है। और ये कब तक स्टोर रहता है? जब तक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी भी प्रकार का कोई वॉलंटरी सिग्नल, मतलब कि ऐच्छिक संकेत नहीं देता, तब तक ये वहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। अब देखो, होता है कि यूरिनरी ब्लेडर में जैसे ही यूरिन भर जाता है तो यूरिनरी ब्लेडर में स्ट्रेचिंग होती है, और उसकी स्ट्रेचिंग से इस सिग्नल की शुरुआत होती है। इसके रिस्पॉन्स में ब्लेडर के वॉल पर पाए जाने वाले जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वह सीएनएस को सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, और सीएनएस एक मोटर मैसेज यहाँ पर पास करता है, और मोटर मैसेज को पास करता है जिससे कि ब्लेडर की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है, और इसके साथ ही यूरेथ्रल स्फिंक्टर यहाँ पर रिलैक्स हो जाता है और यूरिन को रिलीज कर दिया जाता है। यूरिन रिलीज करने की यह जो प्रोसेस होती है यह मिक्चुरेशन कहलाती है। चूँकि यह न्यूरल मैकेनिज्म के कारण हो रही है, इसलिए इसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। एक एडल्ट ह्यूमन पर डे 1 to 1.5 लीटर यूरिन को एक्सक्रीट करता है। जो यूरिन होता है वो लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि एक स्लाइटली एसिडिक भी होता है। ठीक है, और इसमें से एक ऑर्डर आती है। एक एवरेज 25 to 30 ग्राम यूरिया हमारी बॉडी के द्वारा पर डे एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, यूरिन की एनालिसिस कर कर यहाँ पर बहुत सारी जो किडनी की मेल फंक्शनिंग है उसका पता लगाया जा सकता है। जो डायबिटीज़ होती है उस डायबिटीज़ का पता भी यूरिन का यहाँ पर एनालिसिस करके पता लगाया जा सकता है। अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। किडनी के अलावा दूसरे ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में अपनी भूमिका निभाते हैं?
देखिए किडनी के अलावा हम देखते हैं लंग्स, लीवर, स्किन, ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। हमारे जो लंग्स होते हैं वह पर डे एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में वाटर को और एक लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अप्रॉक्स 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट, ये यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं। लीवर हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और यह बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस को सिक्रेट करती है, जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन और ड्रग्स, इन सबका ये यहाँ पर सिक्रेशन करती है। अधिकतर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ ही बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी स्किन में पाई जाने वाली स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड की। ये क्या करती हैं कि अपने इनके जो सिक्रेशंस होते हैं, इन सिक्रेशंस के थ्रू ही इन जितने भी जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को वहाँ पर बाहर कर देती हैं। स्वेट ग्लैंड क्या करती है? स्वेट को प्रोड्यूस करती है। और स्वेट क्या होता है? एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर NaCl, स्मॉल अमाउंट में यूरिया, लैक्टिक एसिड एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। वैसे जो स्वेट होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? वह हमारी बॉडी की सरफेस पर एक कूलिंग इफेक्ट वहाँ पर प्रोवाइड करता है और साथ साथ कुछ मात्रा में वेस्ट को भी हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। सीबेशियस ग्लैंड जो होती हैं वह स्टेरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्स जैसे सब्सटेंसेस को सीबम के थ्रू बॉडी से बाहर निकालती है। यह हमारी स्किन पर एक ऑयली कवरिंग वहाँ पर प्रोवाइड करती है जिससे हमारी स्किन की हल्की सी प्रोटेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए किडनी जब सही तरीके से काम नहीं करती है तो ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन, मतलब यूरिया वहाँ पर धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाता है, यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को यूरेमिया कहा जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल होती है और आगे चलकर किडनी को फेल भी कर सकती है। ऐसे पेशेंट्स में यूरिया को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है जिसे हीमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक बॉडी की एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है और उसे एक आर्टिफिशियल किडनी नामक डायलिसिंग यूनिट में पंप किया जाता है। जब इस ब्लड को कन्वीनियंट आर्टरी से निकाला जाता है तो उस समय आर्टिफिशियल किडनी में पंप करने से पहले इसमें एक हेपेरिन जैसे एंटीकोएगुलेंट को ऐड कर दिया जाता है जिससे कि ब्लड का वहाँ पर कोगुलेशन नहीं होता है। इस यूनिट में एक सेलोफोन ट्यूब होती है, एक कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है जो कि एक फ्लूइड से घिरी होती है। इस फ्लूइड को डायलिसिंग फ्लूइड कहा जाता है और इस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़कर प्लाज्मा के जैसा ही कंपोजिशन पाया जाता है। अब ट्यूब की जो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है वह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर ही मॉलिक्यूल्स को वहाँ पर गुजरने के लिए परमिशन देती है। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि डायलिसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है तो जो सब्सटेंसेस होते हैं वह बहुत ही फ्रीली बाहर की ओर निकल जाते हैं और जो ब्लड होता है वो क्लियर हो जाता है। अब यह क्लियर्ड ब्लड वेन के थ्रू बॉडी में वापस से पंप बैक कर दिया जाता है, पर वेन के थ्रू बॉडी में इसको जब पंप किया जाता है तो उस समय इसमें एक एंटी हेपेरिन को ऐड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अगले डिसऑर्डर की, वो होता है रीनल कैल्कुलाई। जो किडनी होती है, किडनी में क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट जैसे कि ऑक्जेलेट, इनका एक इंसोल्यूबल मास बन जाता है जिसे हम ये कह सकते हैं कि स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है।
फिर किडनी सही तरीके से वहाँ पर वर्क नहीं करती। अगला डिसऑर्डर है यहाँ पर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि किडनी की जो ग्लोमेरुलाई होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो ये हमारा चैप्टर 9 का रिवीजन यहीं पर फिनिश होता है। हैव अ गुड डे, बाय।